हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th पॉलिटी चैप्टर 3 चुनावी राजनीति। अर्थात सबसे पहले देखेंगे कि आखिर चुनाव जरूरी क्यों है। क्या एक लोकतंत्र में बिना चुनाव के काम नहीं चल सकता। तो आइए देखते हैं चुनाव की ज़रूरत क्यों है। अर्थात हमें चुनाव की ज़रूरत क्यों है। फिर हम देखेंगे चुनाव को लोकतांत्रिक कहने का आधार होगा, क्या होगा आधार। फिर हम देखेंगे राजनैतिक प्रतिद्वंदिता क्या अच्छी चीज़ है। फिर हम देखेंगे आखिरकार भारत में चुनाव प्रणाली क्या है और भारत में चुनाव लोकतांत्रिक क्यों है। इसके बाद आ जाते हैं अर्थात चुनाव की जरूरत क्यों है। चुनाव अर्थात ऐसी व्यवस्था जिसके प्रतिनिधि को चुनते हैं और नियमित अंतराल पर होने वाली व्यवस्था। अर्थात जो प्रतिनिधि चुने गए हैं, जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुने गए हैं और उनका जो नियमित अंतराल है वो कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष का। तो हमें चुनाव की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखते हैं कि लोकतंत्र को अर्थात लोकतंत्र की 2 पद्धति हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। हमने जो तरीका अपनाया है वो है अप्रत्यक्ष। अर्थात नागरिक अप्रत्यक्ष चुनाव, नागरिक क्या देंगे, वोट देंगे और वोट के बाद में चुने जाते हैं प्रतिनिधियों का चुनाव। वो नागरिक वोट देंगे, वोट से प्रतिनिधियों का चुनाव होगा और यही क्या बनाएंगे, रूल्स मेकिंग अर्थात नियम बनाएंगे। इसके बाद चुनाव की जरूरत क्यों पड़ती है, कानून बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए, कानून दिशा निर्देश के लिए। अर्थात हमें चुनाव की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि चुनाव के द्वारा हम अपने शासक खुद चुन सकते हैं। इसलिए ज्यादातर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ही क्या करते हैं, शासन करते हैं। तो आइए हम देखते हैं जो दूसरा हमारा पॉइंट था, चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार। अर्थात जो चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार है कि हम चुनाव को लोकतांत्रिक कैसे कह सकते हैं और क्या क्या होना चाहिए। अर्थात मताधिकार हो, अर्थात समान मताधिकार हो, समान मत का समान मोल हो, अर्थात राजनीतिक समानता, 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू हो। चुनाव का अवसर, नियमित अंतराल, अर्थात हर 5 वर्ष पर होते हैं, क्या होते हैं, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से होने चाहिए। अर्थात कोई बंधन ना हो, कोई अड़चन ना हो चुनाव में, कोई दबाव ना बनाए चुनाव में कि हमें ही वोट देना है या कुछ भी। जो चुनाव हो वो व्यक्ति के एक स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से होने चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं हम राजनीतिक, अर्थात क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज़ है। अर्थात हम देखते हैं नियमित चुनाव का लाभ। अर्थात जो नियमित चुनाव होते हैं उनका लाभ सत्ता को भी, अर्थात राजनेताओं, और नियमित चुनाव का लाभ किसको होता है, नागरिकों को भी होता है। अर्थात जो राजनेता हैं वो सत्ता में आते हैं और जो उन मुद्दों को उठाएंगे जो लोकप्रिय होंगे। जब जनता जिन मुद्दों को उठाती है या बोलती है कि सरकार इस मुद्दे पर बात नहीं कर रही है, तो सरकार जो सत्ता में जो राजनेता हैं उन मुद्दों को ही उठाते हैं जो लोकप्रिय होते हैं। जो चुनाव में चुने जाने के अवसर अर्थात जीतने की क्या बढ़ जाती है, उनकी संभावना बढ़ जाती है। उन लोकप्रिय मुद्दों को उठाने से उनकी जीत की क्या बन जाती है, संभावना बढ़ जाती है। जो एक अलग ढंग से भी पॉलिटिक्स में आते हैं, जैसे कि कोई शक्ति के लिए, पावर के लिए भागीदारी लेता है, अर्थात शक्ति के लिए भागीदारी, लेकिन दोबारा उसे सत्ता में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, समाज के लिए काम करना पड़ेगा, वो भी मजबूरी में कि मैं सत्ता में बना रहूंगा, अर्थात जीतने के लिए। कि सत्ता में आने के 2 ही रूल्स हैं, अर्थात सत्ता में कैसे भी करके चले जाओ और सत्ता में बने रहना। अर्थात हम आ जाते हैं चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है, अर्थात भारत की चुनाव की प्रणाली क्या है। तो हम देखते हैं चुनाव, अर्थात चुनाव किस जगह पर होंगे, कैसे हम लोगों को चुनेंगे। अर्थात जो लोकसभा के चुनाव के लिए पूरे देश में 543 क्षेत्र क्या किए गए हैं, निर्वाचन क्षेत्र हैं। अर्थात हम देखते हैं निर्वाचन क्षेत्र पूरे देश को चुनाव के उद्देश्य से कई भागों में बांट देना। अर्थात जो लोकसभा है उसमें कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं, 543। उसके बाद आ जाते हैं हम सेकंड पर, चुनाव की जो प्रणाली है, अर्थात आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। अर्थात आपको क्या लगता है कि सोसाइटी में सभी लोग सेम हैं, कुछ कमजोर वर्ग भी तो होते हैं। अर्थात जैसे हम देखते हैं कमजोर वर्ग में आते हैं एससी और एसटी, अर्थात महिलाएं, आदिवासियों को भी हम इसमें ले सकते हैं कमजोर वर्ग में। अर्थात सुरक्षा के लिए कुछ इनके लिए क्या करे गए हैं, रिजर्व किए गए हैं और उन्हीं को क्या कह दिया, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। अर्थात यहाँ से कुछ वर्ग विशेष की सीट वहीं आ सकती है, अर्थात वहीं आएंगी। तो लोकसभा में एससी की सीट कितनी है, 84, अर्थात एसटी की कितनी है, 47। तो हम देखते हैं अर्थात अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, अर्थात मतदाता सूची। पहले हमने देखा था निर्वाचन क्षेत्र, अर्थात उसके बाद देखा था हमने आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, उसके बाद हम देखेंगे मतदाता सूची। अर्थात वोट कौन देगा, लिस्ट पहले वोट देने की जो आयु थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 18 वर्ष। इसके बाद हम देखते हैं उम्मीदवारों का नामांकन। अर्थात जो उम्मीदवारों के लिए नामांकन कराए गए, जो भी उम्मीदवार होगा जिसे चुनाव लड़ना है, जिसको सीट पर आना है, वो नामांकन पत्र क्या करेगा, भरेगा, नामांकन पत्र भरेगा। अर्थात जो चुनावी अभियान है, अर्थात फॉर्म भरना पड़ेगा। और उसके लिए क्या जरूरी है, जो आपराधिक पृष्ठभूमि कितनी, आपराधिक पृष्ठभूमि क्या है, अर्थात संपत्ति क्या है, कितनी है। अर्थात इसमें जो न्यायालय द्वारा इसमें क्या जोड़ दिया गया है कि शैक्षणिक पृष्ठभूमि, ये भी जोड़ दी गई है इसमें। अर्थात फिर आ जाते हैं हम चुनावी अभियान, अर्थात जो चुनावी अभियान है, अर्थात जैसे इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ, वहीं जेपीएन ने कहा है लोकतंत्र बचाओ।
जेपी नारायण। अर्थात यहाँ पर ये चुनावी अभियान है कि किसकी नीतियाँ बेहतर हैं। अर्थात जब हम फॉर्म भर देते हैं उसके बाद अलग अलग अभियान आते हैं कि हम ऐसे करेंगे, हम ये करेंगे, मतलब अलग अलग तरीके से अपनी नीतियाँ बेहतर करना ताकि जनता हमको क्या दे सके, वोट दे सके, अभियान चलाना। इसके बाद हम देखेंगे मतगणना अर्थात मतदान। जो आखिरी चरण है वो आता है हमारा मतदान अर्थात मतगणना। वोट दिया गया, फिर क्या हुई, गणना। अर्थात जो करंट में जो है ईवीएम का यूज़ किया जाता है वोट देने के लिए। अर्थात इसको करंट में आप देख लेना। इसके बाद आ जाते हैं हम जो भारत में चुनाव, अर्थात भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक हैं, क्यों है लोकतांत्रिक भारत में चुनाव। अर्थात स्वतंत्र चुनाव आयोग, अर्थात आर्टिकल 324 से लेकर 329 है, अर्थात जो प्रावधान है वो किए गए हैं। कार्य शक्ति या गठन संरचना, इन सभी का प्रावधान किया गया है किसमें, चुनाव आयोग में। अर्थात मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा होती है उनकी नियुक्ति। और जो कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु तक, अर्थात इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए, अर्थात हम देखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। अर्थात जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, चुनाव क्या होते हैं, निष्पक्ष और स्वतंत्र। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो न्यायपालिका के सामने स्वतंत्रता प्राप्त है, अर्थात सरकार के प्रति क्या नहीं होती है, ये जवाबदेह नहीं होती है। क्या नहीं होती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होती है। अर्थात तो आपको थोड़ा समझ में आया होगा, इसमें कुछ आपके लिए बहुत ही हेल्प रहेगी ये वीडियो, क्योंकि बहुत जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं वही मैंने इसमें लिखाए हैं। तो गाइज आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपको कुछ भी पूछना है इससे रिलेटिव तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो बाय बाय फ्रेंड्स। और आप एक बार वीडियो पोस्ट करके आप नोट्स बना सकते हो, तो मैं आपको दिखा देती हूँ।